गोदी मीडिया यानी वो मीडिया सरकार की तारीफ करना और अपोजिशन को कंडेम करना। तो ये हर बार ऐसा ही था? मीडिया हमेशा फ्लेक्सिबल रहा है बिक जाने के लिए, या फिर इसी बार ऐसा देखने को मिला? मोदी की तरफ से ब्लैंक चेक है, आप आइए जो करना कीजिए। मीडिया मात्र बिक जाने भर की दूरी पर खड़ा था, या फिर सरकार के द्वारा इतना जोर लगाया गया कि मीडिया को बिक जाने पर मजबूर होना पड़ा? जनता पार्टी लाल कृष्ण आडवाणी को इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर बने। उन्होंने ये किया कि जो न्यूज एजेंसी सरकार चलाती थी उसमें पूरे दक्षिणपंथी विचार वाले घुसना चालू हुए। पर सर, विडंबना ये है ना कि जिस प्रकार से आप गोदी मीडिया शब्द को संबोधित करके उनके ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि वो सत्ताधारी पक्ष में या फिर दक्षिणपंथी पक्ष की तरफ ज्यादा झुकाव रख रहे हैं, उसी प्रकार कुछ जो वामपंथी पक्ष वाली मीडिया है वो भी अपने गलत विचारों को साबित करने के लिए, सिद्ध करने के लिए इसी मीडिया का यूज कर रही है ना। जैसे मुस्लिम स्कॉलर्स है वो इसी मीडिया के माध्यम से ये बात पहुंचा रहे हैं कि अर्थ राउंड नहीं है, अर्थ स्क्वायर है। ये बात भी सोशल मीडिया के माध्यम से आ रही है। खुला नंगापन करके जिस प्रकार से आज हो रहा है, मोदी का गुणगान। राहुल गांधी लेट हो गए इसमें। श्योर रवीश के साथ और भी बहुत छोटे, उसके पहले राजदीप सरदेसाई एक दूसरे चैनल में थे जी। उनको भी छोड़ना पड़ा। हाँ। और मीडिया में ऐसे बहुत सारे परिवर्तन आए। कांग्रेस की सरकार थी तब कांग्रेस के आभा मंडल में, राहुल गांधी के आभा मंडल में दिन रात गुणगान किया करता था मीडिया। इस चीज के भी वीडियोज हमें देखने को मिलते हैं, पर काफी लिमिटेड। तो ये साइंटिफिक टेम्पर के बदले इंडियन नॉलेज सिस्टम्स उसको अभी प्रमोट कर रहे हैं और कहा भाई आप तो हैं ये सब कर रहे हैं, पर प्राचीन भारत में भी प्लास्टिक सर्जन थे जो मनुष्य के शरीर पे हाथी का सिर लगा सकते थे। जी। भारत में चीजें एकदम से उतनी खराब हो रही है जितना एक एक्सट्रीम क्रिटिक बता देगा, ऑब्वियसली उतनी अच्छी भी नहीं है जितना एक राइट विंग वाला बताएगा। लेकिन क्या सच कहीं बीच में लाई करता है? और भारत अभी तक 1980 के दशक तक अच्छे रास्ते पे था। जब से हमने बोला कि भाई हमारे मंदिर मस्जिदों के नीचे है तो हमारा स्लाइड डाउन चालू हो गया। आप देखिए चुनाव के पहले ध्रुव राठी के 2-3 वीडियो आए, करोड़ों तक उसकी रीच, और ध्रुव राठी ने एक स्कीम भी बनाई थी। तो इसका एक कारण आप विपक्ष की कमजोर रणनीति भी मानते हैं? अगर आप इस देश में रहते हैं और इस देश के सच्चे राजनीतिक या फिर गैर राजनीतिक व्यक्ति है तो आपने एक शब्द इस देश के सियासी गलियारों में अक्सर सुना होगा, गोदी मीडिया। सर, क्या है गोदी मीडिया और किसकी गोद में बैठा है मीडिया? देखिए गोदी, एक्चुअली पहले हम मीडिया समझे, मीडिया क्या होता है जी। मीडिया एक लोकतंत्र का चौथा खंबा होता है जी। चौथा स्तंभ होता है जी। और उसका मुख्य काम ये होता है कि सरकार पे एक प्रकार की मॉनिटरिंग करना। सरकार कुछ चीज गलत कर रही है तो उसकी आलोचना करना। वो राष्ट्रद्रोह नहीं है जी। राष्ट्र को सही रास्ते पे लाने का तरीका है। और मीडिया का काम ये होता है कि जो जनता की आवाज है, अपोजिशन की आवाज है, उसको हाईलाइट करना ताकि सरकार अपनी नीतियों को बदल सके। जी। लोकतंत्र का यही मतलब है। जी। अब गोदी मीडिया शब्द जो रवीश कुमार ने कॉइन किया था, गोदी मीडिया यानी वो मीडिया जो सरकार और उद्योगपतियों की गोद में बैठा हुआ है और उसने अपना रोल बदल दिया है। रोल क्या बदल दिया है? सरकार की तारीफ करना और अपोजिशन को कंडेम करना, अपोजिशन की आलोचना करना। तो उसने पूरा जो रोल रिवर्सल, जो उसकी जो मुख्य काम होना चाहिए लोकतंत्र में, उसके उलट में जाके जो काम कर रहा है। सरकारी पीआर एजेंसी बन गया है मीडिया। बिल्कुल सही कहा आपने। सरकारी पीआर और सरकार के करीबी जो उद्योगपति हैं उनका भी पीआर है। मीडिया मात्र बिक जाने भर की दूरी पर खड़ा था, या फिर सरकार के द्वारा इतना जोर लगाया गया कि मीडिया को बिक जाने पर मजबूर होना पड़ा? देखिए वैसे भी मीडिया में एक थोड़ी सी वल्नरेबिलिटी होती है, कमजोरी होती है जी, कि सरकार के एडवर्टीजमेंट्स आने से उनका काफी काम धाम चलता है। तो थोड़ी सेंसिटिविटी तो उनको सरकार के प्रति होती है कि सरकार की इतनी आलोचना मत करो कि अपने एडवर्टीजमेंट रुक जाए। पर जनरली जहाँ तक मैं तो ज़्यादा इंग्लिश मीडिया को जानता हूँ, जनरली ये सरकार की आलोचना अच्छे से करता रहा। पर देखिए 2003 के बाद इसमें 2 स्टेप्स हैं जी। पहली स्टेप थी 1978 में जनता पार्टी, उसमें जो भारतीय जनसंघ वाले लोग थे जी, ये लाल कृष्ण आडवाणी वो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर बने जी। क्या किया भैया उन्होंने ये किया कि जो न्यूज एजेंसी सरकार चलाती थी उसमें पूरे दक्षिणपंथी विचार वाले
घुसना चालू हो गए। दक्षिणपंथी यानी राइट विंगर्स जो भारतीय राष्ट्रवाद के बदले हिंदू राष्ट्रवाद में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, ये उनका पहला काम था जी। दूसरा, इसकी परिणति आई 2003 में। नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर, तो उन्होंने यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट को अट्रैक्ट करना चालू किया। और उस समय रतन टाटा ने एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य कहा था, अगर आप गुजरात में बिजनेस नहीं कर रहे तो आप गलत काम कर रहे हो। तो अपने साथियों को कहा जी कि भाई ये सबसे अच्छी जगह है, मोदी की तरफ से ब्लैंक चेक है, आप आइए, जो करना कीजिए। नानो फैक्ट्री के लिए भी उसने ऐसे किया, सब उद्योगपतियों के लिए उसने अपने रास्ते खोल दिए। साथ ही साथ ये उद्योगपतियों ने मोदी का ऋण कैसे चुकाया जाए, तो मोदी को कैसे अपने साथ रखा जाए, तो उन्होंने मीडिया खरीदना चालू किया। अच्छा, पहले अंबानी और बाद में अडानी। क्या सबूत है आपके पास इसकी? इसका सबूत ओनरशिप है, लास्ट वाला ही देख लो, एनडीटीवी देख लो जी। एनडीटीवी चल रहा था, रवीश कुमार जैसे, रवीश जी को छोड़ जाना पड़ा। रवीश के साथ और भी बहुत छोटे, उसके पहले राजदीप सरदेसाई एक दूसरे चैनल में थे जी, उनको भी छोड़ना पड़ा। हाँ। और मीडिया में ऐसे बहुत सारे परिवर्तन आए। श्याम मीरा सिंह काफी आरोप लगाते हैं इसके ऊपर, उन्होंने भी आज तक में काम किया है। करेक्ट। ऐसे जो ये नए नए उभरे हैं, इसमें से तो कई लोग इसीलिए, क्योंकि अब राज्यसभा टीवी पहले था, उसमें जैसे आरफा खानम शेरवानी जैसे थे, बाद में छोड़ दिया उन्होंने जी। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ जी। श्याम मेरा सिंह का उदाहरण भी बहुत अच्छा है, रवीश कुमार का तो सबसे टॉप है जी। तो ये इस प्रकार से मीडिया के स्ट्रक्चर को बदल के जो प्रो गवर्नमेंट प्रो हिंदुत्व आइडियोलॉजी वाले, तो ये हर बार ऐसा ही था, मीडिया हमेशा फ्लेक्सिबल रहा बिक जाने के लिए, या फिर इसी बार ऐसा देखने को मिला है? देखिए, जैसे मैंने कहा, थोड़ी सी वल्नरेबिलिटी तो मीडिया में होती है, थोड़ा तो उसको कमजोरी होती है सरकारी एडवर्टीजमेंट्स की जी। क्योंकि हम देखते हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी, तब कांग्रेस के आभा मंडल में, राहुल गांधी के आभा मंडल में दिन रात गुणगान किया करता था मीडिया। इस चीज के भी वीडियोज हमें देखने को मिलते हैं, पर काफी लिमिटेड होंगे जी। जिस प्रकार से यानी थोड़ा एक कवर करके था, जैसे वो एक खुला नंगापन करके जिस प्रकार से आज हो रहा है कि हर एक चीज में मोदी का गुणगान, और उसके बहुत सारे उदाहरण आप देखेंगे। वही चीज जब पहले जिसकी आलोचना की जाती थी, तो बाद में मोदी वो करते हैं तो उसकी बहुत तारीफ करने लगते हैं। अभी अभी एक जैसे किसान बिल्स का देखिए जी, पहले पूरी आलोचना करते रहे, जब मोदी ने स्वीकार किया तो उसकी तारीफ करने लग गए। ऐसे आपको एक के बाद एक जीएसटी एक के बाद एक आपको ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे जिसमें ये अपनी पोजीशन बदलते हैं मोदी के कन्वीनियंस के हिसाब से, और वो चलता है इनका। इसके अंदर अगर एक उदाहरण मैं और ऐड करूं, तो जब मोदी जी ट्रम्प से नजदीकियां बढ़ा रहे थे तब उसके फायदे गिनाए जा रहे थे। जब ट्रम्प से नजदीकियां कम करके चाइना से बढ़ाई तो उसके फायदे गिनाने जाने लग गए। तो इसका एक कारण आप विपक्ष की कमजोर रणनीति भी मानते हैं? नहीं, विपक्ष का देखिए, ये बात तो मैं मानता हूँ, क्योंकि विपक्ष आज बिखरा हुआ है और ये जो बीजेपी एक सॉलिड ताकत के रूप में है, इसके ऊपर आरएसएस का भी पूरा ये वरद हस्त है जी। आरएसएस इसके पिता के रूप में है, जिसके लाखों कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। और विपक्ष में देखिए, जो लोग संविधान को मानते हैं, धर्मनिरपेक्षता को मानते हैं, वो लोग छोटी छोटी बातों पे आपस में एक दूसरे से टूटे हुए। तो उन्होंने जो मीडिया खुद डेवलप करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया। इवन सोशल मीडिया उसका भी सबसे पहला उपयोग नरेंद्र मोदी ने किया जी। उसमें अब ये समझदारी और चालाकी को तो मानना पड़ेगा कि ही वॉज मोर क्लेवर, ज़्यादा इसमें चालाक थे जी विपक्ष के बदले जी। अभी विपक्ष पिकअप कर रहा है, विपक्ष कुछ पिछले कुछ समय से काफी अच्छा काम कर रहा है, पिकअप कर रहा है और अभी बहुत मजबूती से विपक्ष में। और अभी आपका चैनल तो अभी शुरू है, पर आपके जैसे बहुत सारे चैनल पहले आके कम से कम लोगों तक सच्चाई पहुंचाने का काम जी बहुत अच्छे से कर रहे हैं जी। तो आज वैसे आज मुझे याद है, आज 12 बजे राहुल गांधी जी वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, हाइड्रोजन बम वाली। हाँ, तो ये फ्री मीडिया जो है ये अपना काम बखूबी अभी कर रहा है, आपका ये कहना है? ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 51(1) के अंदर लिखा है कि स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है साइंटिफिक टेम्परामेंट को बनाए रखना और बढ़ावा देना।
जिसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी जाती है राजनेताओं के पास और राजनेताओं के बाद जाती है मीडिया के पास साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ावा देने की। तो क्या ये मीडिया जो है ये संविधान का भी उल्लंघन करता नजर आ रहा है? देखिए, मीडिया और सरकार खुद ये संविधान का उल्लंघन बहुत खतरनाक तरीके से कर रही है। मैं खुद का आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं बचपन से न्यूज़पेपर्स पढ़ने का बहुत आदी हूँ जी। और 1980-90 के बाद मैं देखने लग गया कि खास तौर से लैंग्वेज प्रेस जिसको कहते हैं, उसमें एक पूरा पेज आने लग गया संस्कार, धर्म, इस पे। फिर वो चैनल चालू हो गए, आस्था, संस्कार, और वो बाबा जी जो कसरत कराते हैं दुनिया भर को, जी, रामदेव जी, जो उनके भी आने लग गए। तो ये साइंटिफिक टेम्पर के बदले इंडियन नॉलेज सिस्टम्स उसको अभी प्रमोट कर रहे हैं। और बीच में उसकी शुरुआत भी प्रधानमंत्री ने बहुत बड़े लेवल पे की थी। वो बम्बई में हॉस्पिटल का उद्घाटन करने आए, रिलायंस के हॉस्पिटल का, और कहा भाई आप तो हैं ये सब कर रहे हैं, पर प्राचीन भारत में भी प्लास्टिक सर्जन थे जो मनुष्य के शरीर पे हाथी का सिर लगा सकते थे। जी। अब मैं सुन के तो हैरान हो गया, क्योंकि मेरा मेडिकल बैकग्राउंड है थोड़ा। अनुराग ठाकुर ने भी कुछ इस प्रकार के बयान दिए। हाँ, तो उसके बाद तो चालू हो गया एक के बाद एक। प्राचीन भारत में इंटरनेट था, टेलीविजन था, एरोप्लेन था, हाँ, पुष्पक विमान था जी। और जो ये केवल एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता था, यहाँ से एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पे भी जाता था। तो ये सब पूरी सीरीज चालू हो गई। और अनुराग ठाकुर क्या, फिर गुजरात का एक जो चीफ मिनिस्टर वीरानी के क्या नाम था, वीरानी था, उसने बोला जो राम का बॉम्ब था, ये तीर थे, उसके एक एक तीर के नोक पर मिनी एटम बॉम्ब लगा होता था। अच्छा, कमाल है। तो ये साइंटिफिक टेम्पर को पूरी तरह से इसमें मीडिया का काफी बड़ा योगदान आप मानते हैं? मीडिया का भी। पर सर, विडंबना ये है ना कि जिस प्रकार से आप जिस गोदी मीडिया शब्द को संबोधित करके उनके ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि वो सत्ताधारी पक्ष में या फिर दक्षिणपंथी पक्ष की तरफ ज्यादा झुकाव रख रहे हैं, उसी प्रकार कुछ जो वामपंथी पक्ष वाली मीडिया है वो भी अपने गलत विचारों को साबित करने के लिए, सिद्ध करने के लिए इसी मीडिया का यूज कर रही है ना, चाहे वो फ्री हो। जैसे फॉर एग्जांपल जो भी जैसे मुस्लिम स्कॉलर्स है वो इसी मीडिया के माध्यम से ये बात पहुंचा रहे हैं कि अर्थ राउंड नहीं है, अर्थ स्क्वायर है। ये बात भी सोशल मीडिया के माध्यम से आ रही है। अर्थ राउंड नहीं है जी, तो वो भी तो अनसाइंटिफिक है। जी हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि ये भी तो देश की विडंबना है ना। जिस प्रकार से राइट विंग अपना नैरेटिव सेट करने के लिए गलत काम कर रही है, उसी प्रकार से लेफ्ट विंग की तरफ से भी कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। ये लेफ्ट विंग नहीं है, ये कम्युनल फंडामेंटलिस्ट विंग है। जी। आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कोई भी धर्म के अंदर जो धर्म गुरु और फंडामेंटलिस्ट लोग होते हैं वो आधुनिक विज्ञान को नहीं मानते। उनका अभी तक ये है अर्थ सपाट है और सूरज पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। और इन चीज़ों के आधार पे जैसे कई ये जो लोग हैं ना, कई धर्म गुरु जो क्रिश्चियनिटी से हो, हिंदुइज्म से हो, इस्लाम में हो, कई जगह उनकी विचार काफ़ी मिलते जुलते हैं। जी। तो मैं एक आपको मज़ेदार किस्सा बताता हूँ कि साइंटिफिक टेम्पर का पाकिस्तान में क्या हुआ। उनके एक साइंस अपनी साइंस कांग्रेस में आजकल होते हैं ना कि गौमूत्र से सोना निकलता है, गौमूत्र से सब बीमारियां ठीक हो जाती है, और कोई बाबा कहते हैं गौमूत्र से ये सब, मेरे पास सब बीमारियों का इलाज है। तो पाकिस्तान की एक साइंटिफिक कांग्रेस में एक जने ने पेपर प्रस्तुत किया कि भाई हमारी ट्रेडिशन में जो जिन है, जिन वो शक्ति का बड़ा स्रोत है जी। तो अगर हम जिन पे रिसर्च करें तो वो हमारे पाकिस्तान का पावर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे तो कई चीजें। हाँ, मुझे एक चीज याद आई। हाँ, आपके ऊपर इस प्रकार के आरोप लगाते हैं, आपके ऊपर पर्सनली, कि आप सिर्फ दक्षिणपंथी लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं, आप वामपंथी लोगों को वामपंथी छोड़ दीजिए, आप इस प्रकार के लोगों को जो आपने अभी नाम लिया उनको क्रिटिसाइज नहीं करते। देखिए, मैं क्रिटिसाइज करता हूँ इश्यू बेस्ड जी। अब जैसे मैंने ये बात कही, ये बिल्कुल नेचुरल मेरे पास आती है। और मुस्लिम कम्युनिटी जो आज घिरी हुई है भारत में, तो उसकी जो कमजोरियां हैं उस पर भी मैं उंगली उठाता हूँ। स्त्रियों के बारे में शिक्षा की जो
फोकस नहीं है, आजादी, कपड़ों पे जो बंधन है जी, उस पे मैं पूरी आलोचना हमेशा जब भी मौका मिले मैं करता हूँ। पर सवाल है कि आज लंबी लकीर कौन सी है जी। तो सवाल तो ये है कि आप आलोचना तो जैसे जावेद अख्तर, तो आप लकीर लंबी जो है उसको छोटी करने में लगे या अपनी लकीर को लंबी करने में लगे? ये अच्छा सवाल है कि कम से कम मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि लंबी लकीर कौन सी है, मेरा लिमिटेड रोल वो है जी। और जो छोटी लकीर है मुस्लिम सांप्रदायिकता की, उससे भी लड़ने की जरूरत है जी। मुस्लिम्स के अंडर भी बहुत प्रोग्रेसिव एलिमेंट्स हैं, उनको प्रमोट करने का। मेरे तो एक्चुअली मुस्लिम्स में जो भी दोस्त हैं ज़्यादातर वो इसी लेवल के हैं जो प्रोग्रेसिव लेवल के, इंटेलेक्चुअल हैं, साइंटिफिक टेम्पर को मानते हैं। उनमें से कई तो नास्तिक हैं कई नास्तिक। आप अपने आप को क्या मानते हैं? अब ये सवाल का जवाब देना पड़ेगा तो मैं कहूँगा कि मैं नास्तिक हूँ। जी। अब पिछले कुछ समय से भारत के अंदर नास्तिकता बढ़ती हुई नजर आती है आपको? नहीं, भारत में नहीं पर दुनिया में तो बढ़ती हुई कम से कम दुनिया में मैं आपको बताता हूँ, एक जापान में 9% है, चाइना में 14% है तो आस्तिक, बाकी सब नास्तिक है। तो एक आपको बताता हूँ कि एक दुनिया में स्टडी हुई है जी। मैं वो ऑथर का नाम हमेशा भूल जाता हूँ, करीब 10-15 साल पहले वो स्टडी आई थी। वो कहती है कि 2050 तक दुनिया में नास्तिकों की संख्या आस्तिकों से ज्यादा होगी। जी। और ये कहाँ होगी? जो देशों में ज्यादा डेवलपमेंट है जी। और इनइक्वालिटी कम है जी। जैसे आप यूरोप में देखिए प्रॉस्पेरिटी है और साइंटिफिक टेम्पर काफी मजबूत है, तो वहाँ लोग जो संडे चर्च जाना चाहिए बंद कर दिया, तो चर्च को अभी सोशल वेलफेयर ऑफिसेज बना रहे। उससे यहाँ के दक्षिणपंथी खुश हो रहे कि देखो ईसाई धर्म तो खत्म हो रहा है, हमारा धर्म तो बढ़ रहा है। वो ईसाई धर्म खत्म नहीं हो रहा, साइंटिफिक टेम्पर बढ़ रहा है और लोग अपने जो धार्मिक विश्वास हैं उसके आधार पे ओरिएंट कर रहे हैं। तो भारत में चीजें एकदम से उतनी खराब हो रही है जितना एक एक्सट्रीम क्रिटिक बता देगा, या फिर कुछ जितना ऑब्वियसली उतनी अच्छी भी नहीं है जितना एक राइट विंग वाला बताएगा, लेकिन क्या सच कहीं बीच में लाई करता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि सबसे खराब हालत दुनिया के लेवल पे आज है तालिबान जैसे देशों में, जहाँ तालिबान का शासन है या जहाँ मुस्लिम ब्रदरहुड स्ट्रॉन्ग है, वो भी कम्युनल है। तो जैसे आपने कहा ना एक धर्म वर्सेस दूसरा, ऐसा कोई सवाल मेरे पास नहीं है। तो तालिबान की जितनी आलोचना की जाए कम है जी। और भारत में पहले बड़ा अच्छा लगता था कि हम बहुत आगे हैं, पाकिस्तान कितना पिछड़ रहा है ये पुराने विचारों को लेके। अफगानिस्तान को तो ख़त्म ही कर दिया इन्होंने, और जहाँ ईरान, इराक और इजिप्ट में मुस्लिम ब्रदरहुड नाम का ऐसी फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जी। तो मैं रिलीजन में ये नहीं करता। अभी मैं आगे जो बात करने वाला हूँ वो क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म की बात करने वाला हूँ जी। अभी अमेरिका में क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म बढ़ रहा है, तो कोई भी फंडामेंटलिज्म देश की प्रगति को रोकता है। और भारत अभी तक 1980 के दशक तक अच्छे रास्ते पे था। 1980 के बाद से जब से हमने बोला कि भाई हमारे मंदिर मस्जिदों के नीचे है, नेहरू क्या बोलते थे, मेरा मंदिर बाकड़ा नंगल डैम है। करेक्ट, एग्जैक्टली, मेरा मंदिर बाकड़ा नंगल डैम है। यूनिवर्सिटीज है, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है, पब्लिक सेक्टर है, और जहाँ से नौकरी को मिले, तो ये फॉर्मूला बदल गया। तो हमारा स्लाइड डाउन चालू हो गया 1980 के दशक के बाद। और फिर भी हम अभी भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान से बहुत अभी भी काफी अच्छे हैं, पर वही दिशा में हमको धकेला जा रहा है। भविष्य क्या देखते हैं? भविष्य अब इस पे डिपेंड करता है कि आगे क्या होता है। आप आरोप लगाते हैं कि मीडिया बिक चुका है, बिकाऊ है, तो आपको सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए सामने वाले को, या फिर खुद को सत्ता में स्थापित करने के लिए मीडिया ही तो है जिसके जरिए आप वहां तक पहुंचेंगे, तो आप बिना मीडिया के वहां तक कैसे पहुंच पाएंगे? देखिए, मीडिया को आप चापलूसी नहीं कर सकते, उसके लिए उसकी दाल रोटी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आज का जो बड़ा मीडिया है वो जैसे एनडीटीवी का एक क्लासिक केस हो गया है। तो अडानी आज कितनों को कंट्रोल करता है, अंबानी कितनों को कंट्रोल करता है, वो देख लीजिए। 10 से 12 मीडिया चैनल्स तो इनके ही है। तो हमको जो है जो सामाजिक परिवर्तन, हाँ, पर मैं पूछ रहा हूँ कि आप इनके बिना कैसे पहुंचेंगे सत्ता तक? पैरेलल मीडिया खड़ा हो रहा है जी।
आज आप देखिए रवीश कुमार को ने एनडीटीवी छोड़ा, वो इनफ है? हाँ, पैरेलल मीडिया इनफ है? ये बात आपकी सही, टाइम टेकिंग प्रोसेस हो सकता है पैरेलल मीडिया पर है, ये इसमें पोटेंशियल बहुत है जी। आप देखिए कि चुनाव के पहले ध्रुव राठी के 2-3 वीडियो आए, हाँ, करोड़ों करोड़ों तक उसकी रीच हो गई, हाँ, और ध्रुव राठी ने एक स्कीम भी बनाई थी। हाँ, तो मुझे लगता है इसमें पोटेंशियल बहुत है, पूरा पोटेंशियल रियलाइज नहीं हुआ, क्योंकि रात को जो लोग टीवी देखते हैं, कई लोगों ने टीवी देखना बंद कर दिया है, पर अभी भी बड़ा तबका है जो टीवी देखता है और उस प्रकार के विचार रखता है। तो आपकी इस बात से मैं सहमत हूँ कि इस प्रकार के मीडिया को पूरा न्यूट्रलाइज किए बगैर शायद हम अपनी बात न कर सकें जी, या फिर पहुंचा ना सके जी। पर फिर भी जो कोशिशें हो रही हैं स्वतंत्र पत्रकारों के माध्यम से, वो काफी महत्वपूर्ण है, उनका इम्पैक्ट काफी अच्छा है जी। और बॉर्डर लाइन पे जो लोग हैं, प्रोग्रेसिव लोग तो उसको देखते ही हैं, बॉर्डर लाइन पे जो लोग हैं वो भी इनसे काफी प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि आप जो, मैं थोड़ा बहुत फेसबुक फॉलो करता हूँ, ट्विटर फॉलो करता हूँ, उसमें इनके बारे में काफी अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिलती हैं, तो ये शायद ऊपर पहुंच भी रहा हो। और तीसरा आपको बताता हूँ कि हमारे समाज में पिछले 5-6 साल में जो यात्राएं निकली हैं, समझ जाइए कौन सी यात्रा मैं बोल रहा हूँ। आप भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हो? भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। अभी एक यात्रा निकाली थी तुषार गांधी ने नागपुर से सेवाग्राम जी। इन यात्राओं ने लोगों की चेतना बदलने में बहुत काम किया। भारत जोड़ो यात्रा में मैं थोड़ी देर के लिए था, मैं देख रहा था लोगों तो कैसे बात पहुंच रही है, और भले ही मीडिया इसको न कवर करे। राहुल गांधी लेट हो गए इसमें? श्योर लेट तो हो गए वो। शायद ये चीज 10 साल पहले होती, 10 साल पहले होती, पर 15 राहुल साल गांधी उस समय उतने परिपक्व भी नहीं थे। राहुल गांधी भी वो, यही आरोप है सर कि आपको अगर परिपक्व होने में 55 साल लग रहे हैं तो आप राजनीति कब करेंगे? ये बात ठीक है, राजनीति तो चालू हो गई है, परिपक्वता वाली राजनीति अब शुरू हुई है। 10 साल से तो चालू है मेरे ख्याल से जी। अभी तो एकदम परफेक्ट पीक लेवल पे है जी। और एक बार एक परिपक्व ध्रुव पोल आता है तो उसके साथ दूसरे कई लोग खड़े हो जाते हैं। जैसे अब गांधी तो अकेले थे, चंपारण में थे या दांडी में थे, पर उसका इम्पैक्ट तो पूरे भारत पे पड़ता है। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस डिस्कशन सर। थैंक यू।